तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अच्छे नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि क्या टेक्निक्स होती है नोट मेकिंग की, मतलब क्या क्या चीज़ें आप क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके नोट्स बेहतर होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसको रिकॉल कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि आपको रिकॉल होना चाहिए। सभी को पता होता है कि नोट्स मेकिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है। लेकिन आर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें पेज बनाएंगे फिर उसमें फूल पत्तियाँ और उसमें जो है कुछ डिज़ाइन बना, दैट्स नॉट द सेंस। इसका मतलब ये है नोट्स मेकिंग का कि आप किस तरीके से अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिससे कि आपके जो नोट्स होंगे वो आपको रिकॉल करने में, रिमेम्बरेंस में हेल्प करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, नॉट जस्ट मेकिंग सम डायग्राम्स, लीव्स, different kind of structures that might help to a limited extent, but that's not necessary here. पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने पर्सनल नोट्स कि किस तरीके से मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूँ, आप ताकि आपको बिलीव हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सो ये लुक देख लीजिए, इसी नोट का मैंने आपको सैंपल भी दिखाया, वीडियो आगे दिखेगा आपको। इसके अलावा और भी दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो रिट्स होती है उसको यहाँ पर कंपैरेटिवली टेबल के फॉर्मेट बनाया है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखो कुछ बेसिक बातें सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मतलब ये बातें हमको पता होती हैं आमतौर पर, बट फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि नोट मेकिंग आप पहली बार में नहीं करेंगे। मतलब कि आपने कोई बुक पढ़ी, कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई सोर्स पढ़ा, कोई पीडीएफ पढ़ी, आप सीधा गए आपने नोट्स बना दिया, स्क्रिबल कर, नो दैट्स नॉट द आइडिया हियर। आपको बेसिकली कम से कम 2-3 रीडिंग्स तो करनी चाहिए, उसके बाद आप नोट्स की तरफ जाएंगे। आप इससे होता, देखो होता क्या है कि अगर आप पहली बार में ही नोट्स बना देंगे तो आप सारी चीज़ें लिखने का प्रयास करेंगे, आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए होता है, देखो साइकोलॉजी समझो, कि आपका दिमाग को लगता है हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं गया उस चीज़ का, आपको फैक्ट्स याद नहीं हो उस टॉपिक के। जब आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट्स आपको याद हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाता है। फिर कुछ चीज़ें बचती हैं जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वो नोट कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि यार मुझे याद नहीं रहेंगी लंबे समय तक, उसको आप नोट्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। दैट इज़ द आइडिया कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए और कब बनाने चाहिए। अब देखो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बुक पढ़ रहे हैं, एग्जांपल ले लीजिए एम लक्ष्मीकांत का बुक का, आप उसको वहीं पर नोट्स बना सकते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वहीं पर बना सकते हैं। अलग-अलग देखिए हर इंसान का नोट मेकिंग का तरीका होता है। आप एक तो वो तरीका होता है, मैं सारे बताऊँगा आपको। दूसरा तरीका होता है कि आप खुद अपने A4 शीट्स पे नोट बनाएँगे। दोनों तरीके मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक बात आप ये ज़रूर याद रखना कि आप नोट्स A4 शीट्स की फॉर्मेट में बनाएँगे। आपको अलग-अलग शीट्स की फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल इसके कंपैरिजन में अगर आपने रजिस्टर पे नोट्स बनाए तो आपको कोई चीज़ हटानी, नोट्स में ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें लगेगा कि यार ये फर्जी लिखी है हमने तो उसको हटाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको नई ऐड करनी पड़ती, तो उसके लिए फिर आप रजिस्टर बीच से थोड़ी ना फाड़ोगे, या फिर उसमें बहुत कचड़ा हो जाता है पूरा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली A4 शीट्स का ही यूज़ करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस रूल। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर लिखा कि नॉट रजिस्टर, रजिस्टर का यूज़ आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले तरीका अब हमको बताते हैं कि आप जो सोर्स है आपका, फॉर एग्जांपल बुक है या फिर पीडीएफ है, या फिर मैं तो ये भी कहूँगा कि ऑनलाइन नोट्स बनाने से बचें, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है कि हवा हवा में सब स्क्रॉल करके चला जाता है, वो याद नहीं रहता। पेज आपको एग्जैक्टली याद रहता है कि आपने इस जगह पर ये चीज़ लिखी है, लेफ्ट साइड में लिखी है, राइट में लिखी है, यहाँ पर ये कलर, वो आपको याद रहता है। तो दैट्स योर चॉइस, मैं आपको बता रहा हूँ बस। अब आप स्क्रीन पे देखिए, पहला तरीका जो है वो है कि आप जो सोर्स पढ़ रहे हैं उसी को कैसे हाईलाइट करके उसी में कैसे नोट्स बना सकते हैं। देखिए ये अक्सर लोग, आपने सुना होगा, इंडियन पॉलिटी के लिए करते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक के लिए, आप कहीं पर भी इसको अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका आपको। देखिए जैसे कि मैंने ले रखा है यहाँ पर लक्ष्मीकांत का ही एक फोटो है, मतलब उनकी बुक का फोटो है इंडियन पॉलिटी की। फॉर एग्जांपल ले लीजिए लिबर्टी, ले लीजिए लिबर्टी में मैंने क्या हाईलाइट कर रखा है सैंपल के लिए, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। अब ये पॉइंट मुझे कैसे पता चला कि लिबर्टी में मुझे एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट को हाईलाइट करना है। ये जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, जब आप 2-3 बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपको क्या चीज़ हाईलाइट करनी है, क्या चीज़ रिकॉल करने के लिए आपको ज़रूरी है। अब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, मैंने पीवाईक्यू में देखा है, मेरे दिमाग में वो चीज़ सेव है, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया। इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को, जो भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं उसको आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक में मैंने क्या हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब कि लोग सॉवरिन होंगे, लोगों के पास सुप्रीम पावर होगी। तो ये वर्ड मुझे कैसे पता चला, मैंने ऑलरेडी इतना सारा पढ़ रखा है, इसके बेसिस पे मुझे पता चला। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, उसके बेसिस पे मुझे पता चला। इसकी मैंने 3-4-5-6-7-8 बार मैं खुद रीडिंग कर चुका हूँ इस बुक की, और उसके साथ में मैंने नोट्स को अपने कई बार रिवाइज कर चुका हूँ, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई है। तो बेसिकली आपको भी मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स का एक फोटो लगा रखा है, इकोनॉमिक्स के नोट्स का, ये मैंने पीडीएफ प्रिंट आउट कराई थी। अब इसमें देखिए कि मैंने क्या किया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल बोर्ड का कंपोजिशन कैसे होता है, आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड होता है, तो उस पर मैंने नोट कर रखा है जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी। इसी तरीके से आपको जो, जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगेगी आप उसको नोट करेंगे।
अगेन ये वही इकोनॉमी का दूसरा है। अब ये इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, जो मैंने अपने एकदम शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इंडेक्स पे ही बना रखे हैं नोट्स, वो मैंने कम से कम 20 पेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद में मैंने नोट्स बनाए। अब वो भी 2 या 3 बार पढ़े तब मैंने नोट्स बनाए, डायरेक्टली नहीं बन गए पहली बार में। सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरा जो भी कंटेंट है इस चैनल पे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल तरीका है जो नोट्स बनाने का, वो उसमें कई सारी टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहली है द कंपैरेटिव मेथड। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को कंपेयर करके लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर कटआउट लगा रखा है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्टेट में और सेंटर में पैरेलल चलती हैं चीज़ें पॉलिटी में। जैसे कि स्टेट में क्या होगा कि गवर्नर होगा, और सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। स्टेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। सेंटर में क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इस तरीके से उनकी पावर, फंक्शंस, उनके रोल्स, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इन सब में कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी होती है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को आप कंपेयर करते हैं तो आप पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर आप उसको आमने सामने कंपेयर करके लिख देते हैं। जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता, इनका इलेक्शन होता है। तो इस तरीके से कंपेयर करके मैं लिखूंगा कि इनका इलेक्शन होगा तो कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, इनका इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। अब इसमें कुछ ज़्यादातर सिमिलर क्वालिफिकेशंस हैं। ये कैसे कैसे मुझे पता चला, जब मैंने पढ़ा तब पता चला। तो क्वालिफिकेशन सिमिलर है, लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंस भी हो जाता है। तो उसको आपको अलग कलर से या फिर अलग कलर की इंक से आपको लिखना पड़ेगा। तो आप जब कंपेयर करके इस तरीके से, इस मॉडल से आप जब नोट्स बनाएंगे, तो आपको कंपैरेटिव मेथड में क्या होगा कि आपके नोट्स के पेजेस कम होंगे, आपको रिकॉल करने में इजी होगा। क्योंकि आप जब कंपेयर करते हैं ना, 2 चीज़ें साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको इजी होता है किसी चीज़ को याद करना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का बना रखा है। अब सेंटर पे क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट मैंने लिख रखा है और कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी होते हैं, तो वो आपको वो भी हाईलाइट करना है, लेकिन कंपैरेटिव पार्ट में लिखना है, ताकि आपके नोट्स क्रिस्प, शॉर्ट और कंसाइज, आपको इजी टू रिकॉल रहे। दूसरी एस्पेक्ट है वो है टेबल की फॉर्मेट का यूज़ करना। टेबल के फॉर्मेट ऐसा नहीं मतलब कहीं पे भी कुछ भी टेबल डाल दो, ये आप खुद से अपना दिमाग से ये समझ पाएंगे जब, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर क्या किया, फॉर एग्जांपल अगेन पॉलिटी का ही नोट है मेरा ये, पीएसी, ईसी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब ये कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसमें पहले पढ़ा मैंने इसको पूरा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि इन सभी कमिटीज़ के इलेक्शन की बात हो रही है, टर्म की बात हो रही है, चेयरमैन, कंपोजिशन, फंक्शन, लिमिटेशन, इन एस्पेक्ट्स पे, सभी कमिटीज़ की ये एस्पेक्ट्स पे नोट्स जो मेरे हैं, मतलब कि जो जो सोर्स है मेरा, बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। बुक में तो ऐसे डायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ, मैंने क्या किया इसको कि इस टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इन सभी को ध्यान में रखते हुए। तो आप इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसका 2:1 रेशियो होता है, लोकसभा और राज्यसभा के जो से कितने मेंबर्स होंगे उसकी एस्पेक्ट में, इसका भी 2:1 होता है। इसमें क्या होता है कि लोकसभा से ही सिर्फ आता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होंगी, आप उसी हिसाब से लिखेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी टेबल में लिख देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, जब पढ़ेंगे ना आप कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को आप पढ़ेंगे, उसमें आप क्या करेंगे कि आप उसको पहले पूरा पढ़ेंगे 2 से 3 बार। पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि उसमें कुछ प्रोविजंस हैं कि किस आर्टिकल में ये इस बॉडी की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में बात की जा रही है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल, कंपोजिशन, फंक्शन, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है। तो सभी बॉडीज़ की अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप टेबल बनाएंगे, फिर उनके रिगार्डिंग जो उस एस्पेक्ट में प्रोविजन है उसको नोट करेंगे। दैट इज हाउ यू हैव टू यूज द टेबुलर मेथड। अब देखिए, इसी चीज़ को जब मैंने, ये तो पहले मैंने नोट्स बनाए थे, 3 साल पुराने हैं, मतलब कि इसको मैंने फिर 7-8 बार कम से कम रिवाइज किया। उसके बाद में देखिए ये निकल करके आता है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो नोट्स। मतलब कि ये उससे भी ज़्यादा कंसाइज है, दिस एंड दिस। मतलब कि अब मुझे इनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन हो गई, अब मैं बार बार इसको देखूंगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा मुझे, तो मैं इसको करूंगा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे ये, अच्छा अगेन ये यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, अगेन PYQs पढ़ने के बाद में जो चीज़ें मैं बार बार भूलता हूँ उनको नोट किया मैंने यहाँ पर सिर्फ। तो अगेन टेबल फॉर्मेट का यूज़ ऐसे कर सकते हैं आप, दिस इज़ हाउ आई एम शोइंग यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, मतलब एम लक्ष्मीकांत में भी ये दिया हुआ है। मैंने इसमें टेबल बनाई है कि कौन सी सरकार के पास, मतलब स्टेट या फिर सेंटर के पास, किसके पास पावर होती है टू लेवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट द टैक्सेस, मतलब कौन सी सरकार कौन सा टैक्स कलेक्ट कर सकती है बेसिकली, उसमें मैंने टेबल बनाई है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्या कर रखा है कि मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि इसको ग्रीन कलर से कर दिया। ये सभी में सी लिखा हुआ देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको ग्रीन कलर में कर दिया। एस मतलब कि स्टेट जिसको कलेक्ट कर सकता है, अप्रोप्रिएट कर सकता है, उसको मैंने इस तरीके से कर रखा है, ब्लू कर रखा है। बेसिकली कहने का, समझाने का मतलब ये है,
अलग अलग कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं विद इन टेबल के फॉर्मेट में, विद इन कंपेरेटिव मेथड में, अपने हिसाब से। अब मैं जब भी इमेजिन करता हूँ, एग्जाम देता हूँ कहीं पर या टेस्ट लगाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ याद आ जाती है। अब ये तो मैप है कॉमन, ये सब तो सभी को पता ही रहता है कि आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओशन करंट्स को डिफाइन किया है। ये खुद से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये खुद से बनाएं, ये मैप्स की डायरेक्शन इस तरीके से मैंने बनाया, ये आप ये खुद से बनाइए आप, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको खुद के बनाए हुए नोट्स याद रहते हैं, वरना आप रेडीमेड मैप्स भी आते हैं, उसको डाउनलोड प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो भी मतलब आप, दैट्स योर चॉइस। ये देखिए यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी के नोट्स हैं, पासेस को मैंने कैसे किस तरीके से बना रखा। अब ये मैप मैंने खुद से बनाया, हैंडमेड मैप है। उसके बाद में ये पासेस हैं, जम्मू से आपको श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से आपको काराकोरम की तरफ जाना है, लेह जाना है, कहाँ जाना है, तो उसमें कौन कौन से बीच में पासेस पड़ेंगे, ये मैंने खुद से अपने पर्सनल नोट्स बना रखे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द मैप एज वेल। देखिए ये किस तरीके से मैंने फिर ज्योग्राफी के नोट्स में ही, एक रिवर होती है अपने देश में सभी को पता है, गंगा, एक और रिवर होती है कौन सी, इंडस, इनके नोट्स बना रखे हैं। जैसे कि ये मेन गंगा रिवर है, ठीक है। अब इसकी कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं, फिर इन ट्राइब्यूटरीज की कौन सी, उन ट्राइब्यूटरीज की ट्राइब्यूटरी हैं, फिर कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, डेंड्रेटिक पैटर्न के रूप में निकल करके आता है ये, इसको ज्योग्राफी में डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप ज्योग्राफी में रिवर्स के नोट्स बना सकते हैं। ये हैं पूरे अपने जो पहाड़ हैं साउथ इंडिया के। अब ये देखिए मैंने तमिलनाडु के यहाँ पर इस तरीके से मार्क किए हैं लाइट ग्रीन, आंध्रा के इस ग्रीन कलर से, तो अलग अलग तरीके से। ये तो आपको सिंपल है, समझ में ही आ रहा होगा। ये रामसर साइट्स आपको ये याद करनी पड़ेंगी आपको, ये सारी टाइगर रिजर्व, चलो ठीक है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जैसे कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, इसमें मैंने 2-4 पेजेस में समझा रखा है, मतलब कि अपने आप को समझाने के लिए एनसीईआरटी से मैंने नोट्स बनाए हैं कि किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा है ब्रिटिश रूल का, ट्रेडिशनल इकोनॉमी को बर्बाद हुआ, डिसरप्टेड, आर्ट एंड क्राफ्ट रूइंड, पीजेंट्री इम्पोवेरिज्ड, जमींदार टू लैंडलॉर्ड सिस्टम आ गया। अच्छा, दोनों में फ़र्क होता है जमींदारी और लैंडलॉर्ड में। एग्रीकल्चर सिस्टम को डेरिवेट कर दिया गया। अब इसको मैंने कंप्रेस करके सिर्फ इतने फॉर्मेट में कर दिया। अब मैं सिर्फ इतना ही रिवाइज करता हूँ, प्लेस्ड, पॉवर्टी एंड फेमाइन। मतलब कि पहले मैंने ये सारी चीज़ें, पहले मैंने बुक पढ़ी 2 से 3 बार, उसके बाद में मैंने ये लॉन्ग नोट्स बनाए पूरे 3 पेज में, कुछ ये 3 पेज के आसपास है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने एक क्या किया, एक्रोनिम बना दिया इसका, प्लेस्ड, पॉवर्टी एंड फेमाइन। अच्छा, एक्रोनिम आपको हर जगह हर चीज़ का हर पेज पे नहीं बनाना है, वरना फिर भूल जाओगे एक्रोनिम है कौन सा किसका। खाली एक्रोनिम याद रहेगा, उसके अंदर का मटेरियल भूल जाओगे। अब जैसे मुझे पी से क्या याद रहेगा हमेशा, पीजेंट्री, एल से क्या है, लैंडलॉर्ड का सिस्टम, ए से एग्रीकल्चर के बारे में। इस तरीके से मुझे दिमाग में मेरे क्लिक होता रहेगा। और ये देखिए कि मैंने प्लेस्ड, पॉवर्टी एंड फेमाइन टर्म का यूज़ किया यहाँ पर। एक्रोनिम भी बनाया तो ऐसा बनाया है कि वो दर्शा रहा है इस चीज़ को कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का, कि उसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये रहा कि उसकी वजह से पॉवर्टी एंड फेमाइन आ गई देश में। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकॉल होगा। अब देखिए मैंने नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 से 18 के बीच में जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको मैंने फिर से उसके जो रीजंस थे क्यों ग्रोथ हुई उसकी, उसको एक एक्रोनिम में बनाया है, 3 क्राइम्स। फिर एक चीज़ और होती है माइंड मैप का एस्पेक्ट। माइंड मैप में बेसिकली क्या करते हैं आप, जैसे कि मैंने एक हिस्ट्री का बना रखा है, मतलब कि बहुत ही रूडिमेंटरी फॉर्म का माइंड मैप मैंने बनाया है, और जगह पे मैंने इससे अच्छी फोटो डाली नहीं है पर फिलहाल एनीवेज यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको। क्या होता है, थर्ड पानीपत हो जाता है, उसकी 75 में ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, उसके बाद में एंग्लो मराठा वार, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसके बाद में वडगांव। मतलब ये इसमें पढ़ाई में नहीं जाऊँगा, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप माइंड मैप बना सकते हैं इस तरीके से कि अगर कोई सीक्वेंस है आप उसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके क्या क्या हुआ, एक टाइमलाइन की फॉर्मेट में। कहीं पर डिविजन्स हैं, फॉर्मेट हैं, तो आप इस एस्पेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, तो ए पार्ट इधर हो गया, बी पार्ट इधर हो गया, ठीक है। फिर जो ए पार्ट है वो 2 पार्ट में, ये मतलब ये तो सिंपल चीज़ है, आपको समझ में ही आ गई, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप इन डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज द कोर मल्टी लेयर टाइम स्केल मेथड। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए, देखो मतलब कि 5-6 पेजेस में मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं। कैसे, ये मतलब कि 8-10 बार पढ़ने के बाद में आया है मेरे पास। अब इसमें क्या है कि देखिए मैं पैरेलल चीज़ें लिख रहा हूँ कि मतलब एक, जैसे कि हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि नेशनल मूवमेंट कैसे चला, गांधी जी आए, चंपारण हुआ, गुजरात गया, ये खेड़ा किया उन्होंने सारी चीज़ें। फिर हम दूसरी हेडिंग में दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, राजा राम मोहन रॉय, DNT, देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर हम तीसरे में पढ़ते हैं कि जो चार्टर एक्ट्स आए थे। अब मैंने एक ही पेज में, एक ही टाइम लाइन में, कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा था सभी को क्लब कर दिया। जब मैं ये पेज देखता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं, कि जैसे कि चार्टर एक्ट, जैसे कि थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए कॉन्क्वेस्ट जब ब्रिटिश का शुरू हुआ तो कर्नाटक से शुरू हुआ, फिर उसके बाद बंगाल, फिर बिहार, फिर अवध, फिर उसके बाद मैसूर, फिर निज़ाम, फिर अवध फाइनली एनेक्स किया गया था यहाँ पर। तो अब ये मैंने यहाँ पर क्या दर्शाया कि किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट हुआ,
टाइम फ्रेम के साथ में डेट्स मैंने लिख रखी हैं कि अवध को, कर्नाटक को कन्क्वेस्ट करने में इनको ये सारे युद्ध करने पड़े। बंगाल को 1757 प्लासी में कर लिया, बिहार को 1764 बक्सर में कर लिया। इस तरीके से मैंने पूरा लिख रखा। मैसूर के लिए इनको 4 बार लड़ना पड़ा। इसी तरीके से नीचे भी मैंने कर रखा। अब यहाँ पर कोई खास मुझे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया में थे वो दिखाई नहीं दिए, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। फिर उसके बाद में नीचे आ जाइए, इन्होंने मराठास का कन्क्वेस्ट किया, सिंध का किया, पंजाब 1857 हो गया फाइनली। अब देखिए मराठास को उनको जीतने के लिए ये सब करना पड़ा, ठीक है, सिंध को जीतने के लिए ये सब करना पड़ा। इस तरीके से मैंने सबका लिख रखा है। अब इसी के पैरेलल में क्या चल रहा था, एक इंडिया के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, वो देखिए मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, उसकी भी टाइमलाइन है। मतलब इस टाइम फ्रेम में 1833 के अराउंड कौन से रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 1813 के अराउंड क्या चल रहे थे रिफॉर्म मूवमेंट्स, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। 1857 के अराउंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया में क्या चल रहे थे, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इस तरीके से ये दूसरी लाइन होगी टाइम फ्रेम की। अब तीसरी पे आते हैं, लीगल रिफॉर्म्स, मतलब कि जो ब्रिटेन की सरकार जो पास करती थी, चार्टर एक्ट बेसिकली समझ लो, उसकी अलग से लाइन मैंने बना रखी है। मतलब थोड़ा खिचड़म पिचड़ी है वो, मेरे लिए मुझे समझ में आ जाता है। इस तरीके से आप अपने लिए अपने आप बनाएंगे। अब आप जब इसको एक पेज को देखेंगे ना, तो आपको सेम टाइम फ्रेम में आपको लीगल एस्पेक्ट में क्या चल रहा था, मतलब ब्रिटेन में रिफॉर्म क्या किए जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चार्टर एक्ट बोलते हैं, उसी टाइम पे इंडियंस क्या एफर्ट कर रहे थे, राजा राम मोहन राय थे या फिर कोई और था, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो क्या कर रहे थे, उसी टाइम पे कन्क्वेस्ट कहाँ चल रहा था, ये सब चीज़ें मुझे एक ही पेज में समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि आप पैरेलल में एक ही पेज के ऊपर मल्टी लेयर्ड टाइम स्केल मेथड कैसे बना सकते हैं और उसमें अलग अलग एस्पेक्ट को एक ही पेज पे दर्शाएंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट पिक्चर एक पेज पे दिख जाएगी। वरना नॉर्मली बुक्स में क्या होता है कि पहले एक चैप्टर होता है राजा राम मतलब कि रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के ऊपर, दूसरा होता है चार्टर एक्ट्स के ऊपर, तीसरा होता है कन्क्वेस्ट के ऊपर, तो वो कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। इससे आप एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन मेंस आंसर राइटिंग। तो ये मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की किस तरीके से आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको रिकॉल करने में चीज़ें आसान हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचती रहें और आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।